आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा है 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन सर्किट। कह रहा है 3 प्रतिरोध हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है उस हिसाब से ये कनेक्ट हैं, यानी जुड़े हुए। कह रहा है द रेशियो I3 upon I1 ऑफ करेंट्स इन टर्म ऑफ। तो I3 और I1 करंट के रेशियो के बारे में हमको कह रहा है द रेशियो I3 upon I1 ऑफ करेंट्स इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। तो कुल मिलाकर के I3 और I1 का जो रेशियो है, ये जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं इनके रेस्पेक्ट में किस प्रकार है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि V = IR होता है, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट हो तो I R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब ये है कि R और I का संबंध है, तो उस I और R के संबंध को देखते हुए I3 upon I1 ये R1, R2 और R3 से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो आंसर में देखिए कि एक चीज को हम लोग समझेंगे और समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट डायग्राम इन क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है कि I1 करंट हमारी 2 भाग में I2 और I3 में बट रही है। तो अगर हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखें तो आने वाली करंट किसी जंक्शन से जाने वाली करंट के बराबर होती है, यानी ये I1 ही I2 और I3 में टूटी है, तो I1 बराबर I2 प्लस I3 होगा। ये हमको ज्ञात हो गया किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट डायग्राम इन क्वेश्चन I1 बराबर I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब देखिए इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज रिमेन्स सेम। हमने पढ़ा है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट बढ़ जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। जब वोल्टेज सेम रहेगा तो फार्मूला V = IR लग जाएगा। अब देखते हैं कि पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं। तो देखिए पैरेलल में R2 रेजिस्टेंस है, R3, ये दोनों पैरेलल में समांतर क्रम में। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर करंट 2 भागों में बट रही है। जहाँ पर करंट बटेगी वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होंगे उनको हम समांतर या पैरेलल क्रम में बोलेंगे। तो यहाँ पर विभव समान होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए V बराबर चूंकि IR होता है, तो यहाँ पर हम लोग V बराबर IR लगाएंगे, तो I2 R2 बराबर I3 R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर I2 बराबर आ गया I3 R3 upon R2। अब यही I2 की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर I2 और I3 है, इसलिए हमने I2 यहाँ पर निकाला है ताकि इसको उठा के यहाँ पर रख सके। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 1 वी गेट, तो I1 बराबर हो जाएगा, ये सॉल्व करने में जब I2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये I1 हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा I3 R3 upon R2 प्लस I3, ये हो जाएगा। ये I2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा I1 upon I3 = हो जाएगा R3 upon R2 प्लस 1। इधर से नीचे जाएगा तो यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। तो I1 upon I3 = R3 प्लस R2 बटे R2, या इसी को उल्टा अगर हम कर दें तो I3 upon I1 हो जाएगा R2 upon R3 प्लस R2, ये हो जाएगा। तो I1 हमारा R2 प्लस R3 होगा और I3 पर ये R2 रहेगा।
तो इस प्रकार से ये 19 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं और फिर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए I1 बराबर हो जाएगा R2 अपान R2 प्लस R3। तो ये जो I1 करंट है ये R2 अपान R2 प्लस R3 के हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसा हमने करके देखा। अब आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। कह रहा है एक विभव मापी का परिपथ है जिसमें कि 1.5 वोल्ट की एक सेल लगाई गई है। तो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर का जो बैलेंस पॉइंट है, संतुलन बिंदु है, वो 36 सेंटीमीटर पर मिलता है अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो। कह रहा है इफ अनदर सेल ऑफ EMF 2.5 वोल्ट रिप्लेस द फर्स्ट सेल देन एट व्हाट लेंथ द वायर द बैलेंस पॉइंट आकर्स। कह रहा है कि अब 1.5 की जगह अगर 2.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए, हटा के इसको रिप्लेस करके, तो कह रहा है बैलेंस पॉइंट 36 सेंटीमीटर की बजाय अब कितने सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए E1 हमारा 1.5 वोल्ट है, E2 हमारा 2.5 वोल्ट है, और E1 के लिए L1 बैलेंस पॉइंट हमारा 36 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो E2 के लिए पूछ रहा है। तो वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो वोल्ट के लिए ई लिख दिया, सेंटीमीटर के लिए क्योंकि लंबाई है तो एल लिख दिया। तो ये फार्मूला हमारा आ गया E1 अपान L1 बराबर E2 अपान L2। अब ये बार बार यही चीजें आएंगी, इसलिए जरूरी है कि सीधा सीधा ये फार्मूले हम लोग याद कर लें। तो वेयर L2 इज द लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट फॉर द सेल ऑफ EMF E2। यहाँ पर जो E2 है, L2 है, ये E2 जो EMF है इसके लिए बैलेंस पॉइंट। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट। अब वैल्यू रख देंगे तो E1 1.5 है, E2 हमारा 2.5 है, L1 हमारा 36 है, L2 निकालना है तो L2 आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो अगर 1.5 की जगह 2.5 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो अब बैलेंस पॉइंट 36 सेंटीमीटर की बजाय 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से 120 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻² बाई √π मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कह रहा है एक तांबे का तार है 10 मीटर लंबाई का, उसकी त्रिज्या 10⁻² अपान √π मीटर है। एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 10 ओम है, मतलब ये जो तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तांबे का और रेडियस 10⁻² बाई √π है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो कह रहा है द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज। तो करंट डेंसिटी हमको बताना है अगर उस तार पर 10 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ लगाई जा रही है। तो सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एल दिया है 10 मीटर, आर दिया है 10⁻² बाई π मीटर, आर कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 10 वोल्ट पर मीटर, और जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब में। क्वेश्चन में फिर देख लेते हैं। कह रहा है करंट डेंसिटी पूछ रहा है। तो करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला है हमारा आ गया सिग्मा इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इक्वल टू हो जाएगा ई अपान सिग्मा।
तो ये आ जाएगा ई की जगह अगर हम EL लिख दें और अपान नीचे R लिख दें इंटू ए लिख दें। क्यों? क्योंकि R बराबर होता है, R बराबर हमारा होता है रो L अपान ए। तो रो बराबर हो जाएगा RA अपान L। तो ये रो की जगह उठा के ये वैल्यू रख दी गई है, तो ये उल्टा हो जाएगा RA अपान L। तो RA नीचे चला जाएगा, L हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इसको देखे पूरा सीधा वैल्यू रख देना है करंट डेंसिटी के लिए। तो E हमको पता है 10 वोल्ट पर मीटर, L हमको पता है 10 मीटर, R हमको पता है 10 ओम, और एरिया निकालना है। तो कोई वृत्ताकार यानी सर्कुलर कोई प्लेन हो तो उसके एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला रख दिया। तो ये हो गया 10 इंटू 10 अपान 10 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और आर दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी। तो 21 का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कह रहा है कोई बिजली का परिपथ है, विद्युत परिपथ, उसमें 100 और 200 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कह रहा है और समांतर में लगे हैं, पैरेलल में। कह रहा है द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन द गिवन टाइम इज। तो एक समय अगर दे दिया जाए तो 100 और 200 ओम के प्रतिरोध में कितना थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। पीछे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, तो किसी भी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, इस बात को ध्यान देना है। तो चूंकि पैरेलल में है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में पोटेंशियल बराबर रहता है, इसलिए जिस फार्मूले में V होगा वही फार्मूला हम थर्मल एनर्जी के लिए लगाएंगे। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल रिमेन्स सेम आर कांस्टेंट IS P = V²/R। तो चूंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, इसलिए फार्मूला P बराबर V²/R लगाया गया। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, जब कांस्टेंट होगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/R। तो P1/P2 = R2/R1, यानी R2 200 है, R1 100 है, तो P1 P2 का रेशियो 2:1 आ जाएगा। ये पावर है। अब पावर बराबर होता है वर्क डन पर एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो P = W/T होता है, तो वही यहाँ पर लिख दिया। या तो वर्क डन अपॉन एनर्जी नहीं, वर्क डन या एनर्जी, चाहे वर्क डन का है या एनर्जी का, पीछे कई बार करवा चुके हैं। तो P समानुपाती हो जाएगा E के यानी एनर्जी के। तो E1 रेशियो E2 हो जाएगा हमारा 2:1। तो जो पावर का रेशियो है वही हमारा जो थर्मल एनर्जी निकलेगी उसका रेशियो होगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E के। तो 122 का दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 123 नंबर क्वेश्चन आ जाता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ नोन रेजिस्टेंस X बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस Y एज शोन इन द फिगर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने जब इसके पीछे क्वेश्चन किए थे तो कई बार वेरिएबल रेजिस्टेंस आया है, तो उसके लिए अलग फार्मूला लगा है। अगर वेरिएबल न लिखा होता तो फार्मूला अलग लगता, क्योंकि कोई चीज अगर वेरिएबल है तो वहां पर समाकलन अवकलन यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है।
तो कह रहा है जैसा इसमें फिगर में शो किया गया तो y वेरिएबल है, ये तीर लगा दी जाए तो तीर चूंकि इधर उधर जाती है तो ये संकेत है वेरिएबल यानी स्थिर ना होने का। तो कह रहा है फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट टू एक्स द रेजिस्टेंस P एंड Q। तो कह रहा है अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से नाप करना है तो P और Q की वैल्यू क्या होगी। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स द रेजिस्टेंस P एंड Q, तो ये हमको बताना। तो अगर हम इसको एक्स की वैल्यू को अगर अच्छे से नापना चाहते हैं तो चूंकि व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से फार्मूला होता है P/Q = R/S। ये P है, ये Q होगा, ये R है, ये S है। व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से यहाँ पर नाम कुछ भी लिख सकता है। तो P/Q, ये S यानी ये Y जो है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं P/Q की जगह X है बराबर R की जगह हमारा Q है अपान S की जगह Y है, ये आ जाता है। तो P और Q के रिस्पेक्ट में अगर हमें बहुत अच्छे से मेजर करना है X को तो P और Q हमारे या तो बराबर हों, अगर बराबर हो जाएंगे तो भी कटने के बाद आंसर चूंकि 1 आता है मिनिमम, तो या तो बराबर हो जाए या बहुत कम रहे, तो ये स्थिति बनेगी कि हम सही से इसको नाप पाएंगे। तो 122 123 का दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 123 का दूसरा विकल्प करेक्ट है। कह रहा है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स P एंड Q शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल एज इट मेंटेन बैलेंसिंग। तो बराबर होने चाहिए और जितना कम से कम हो तभी हम प्रिसाइज मेजरमेंट यानी बहुत अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 123 का दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो इसमें कितना करंट जाएगी और किस दिशा में जाएगी ये हमको बताना है। तो देखिए करंट की वैल्यू कितना होगी ये तो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तभी पता चलेगा। डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की, इसका मतलब इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर कम है। तो जिसका पावर कम होगा उसका महत्व खत्म होगा, जिसका ज़्यादा है उसका महत्व रहेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव। जो बड़ी लकीर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो छोटी लकीर होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो प्लस से माइनस की ओर करंट चलती है, तो प्लस से माइनस इस तरह से करंट हमारी दौड़ेगी, इस तरह से ई से होते हुए। तो ये कह सकते हैं कि तीर ऐसे हो गया तो ए से बी की तरफ करंट जाएगी। अब जो है कितनी जाएगी ये हमको समझना है, कितनी जाएगी ये हमको समझना है और निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन द टू बैटरी अपोजिंग शो एप्सिलॉन नेट या EMF नेट इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। ज़्यादा में कम घटाएंगे तो 5 वोल्ट आ गया। और रेजिस्टेंस कितना होगा नेट, तो जितना दिया है उसको सबको जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस जुड़ता है तो कितना है 2, 1 और 7, क्योंकि करंट ऐसे जाएगी बटेगी नहीं, तो सब किस में हो गए सीरीज में हो गए जब करंट बट नहीं रही। तो 2, 1, 3, 7, 3 10 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10 ओम। अब आई वी बराबर आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी अपान आर। जब करंट नहीं जाएगी तो वही ई होगा, तो ई नेट अपान आर। ई नेट की बात करेंगे तो 10 से 5 कैंसिल होगा तो केवल 5 बचेगा, तो 5/2 बराबर 0.5 ई नेट को ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस कर भी रहे हैं।
तो फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई एस, ए से बी इस तरह करंट जाएगी और कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर, इतना करंट जाएगी इस प्रकार से। अब 125 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड। ये कलर कोड हटा दिया गया है, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। अब अगला देखते हैं। कह रहा इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है अगर ये आर में, ये जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इससे करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है या विभव का अंतर जीरो है, तभी तो जी में कोई करंट नहीं जा रही, तभी इसकी सुई किसी प्रकार से हिलेगी डुलेगी नहीं। तो इसका मतलब इस बैटरी से ऐसे करंट नहीं आ रही, तो इतना ये बेकार हो जाएगा, पहले इतने की बात करेंगे। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई, तो आर की वैल्यू निकालना है, तो फिगर से जैसे हमने बताया उसी हिसाब से करते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एस गैल्वेनोमीटर हैज नो करंट वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी 2 वोल्ट एज शोन। तो चूंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर। तो देखिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर के जो विभव का अंतर है वो जीरो है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की करंट नहीं जाएगी। पहले ये फिगर देख लेते हैं फिर से। ये 2 वोल्ट यहाँ है, 10 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 2 वोल्ट। इसकी वजह से जब 2 वोल्ट बराबर हो जाएगा तभी इसमें करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट। अब देखिए कह रहा है सो वोल्टेज अप्लाइड इन 10 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस 400 ओम इज, तो वोल्टेज अप्लाइड इन 10 वोल्ट इज 10 वोल्ट। सो वोल्टेज अप्लाइड इज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाइड होगा एंड वोल्टेज अक्रॉस 400 ओम, ये जो 400 ओम का रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज कितना होगा, तो एक ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज है। तो हमने बोला था कि वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, क्योंकि विभवांतर के कारण ही करंट का फ्लो होता है। तो 10 में ज़्यादा में कम घटाना है, तो 10 में 2 जाएगा तो 8 वोल्ट। सो करंट इन द सर्किट इज, करंट V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान आर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना है 8 बटे 400 ओम रेजिस्टेंस, तो इतने एम्पियर करंट जाएगी इस 400। दैट करंट विल फ्री थ्रू आर, यही करंट इस आर से भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, यहाँ पर भी 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, इससे करंट नहीं जाएगी, तो जितना इससे आ रही है वो सब इससे आ जाएगी। तो दैट करंट विल फ्लो थ्रू आर, तो आर से जब जाएगी तो V बराबर आई आर होता है, तो इसके लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस था और इसके लिए ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 2 में जब 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो V बराबर आई आर लिखेंगे तो V हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर आई आर, तो यहाँ पर हमारा 2 बराबर आई हमारा 8 बटे 400 इंटू आर, तो आर की वैल्यू आ गई 100 ओम, ये आ गई। अब देखिए एक चीज़ इसमें यह है कि यहाँ 0 0 क्यों लिखा गया, तो 10 वोल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, तो पॉजिटिव का 10 है, निगेटिव का 0। इसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव का 2 है तो निगेटिव का 0, तो इधर सब 0 0 हो गया, इधर इसके कारण ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, और इसके कारण यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पर इसके कारण 10 वोल्ट इस पॉइंट पर, और इधर इस बैटरी के कारण 2 वोल्ट हो गया, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही तो इसका प्रभाव यहाँ तक, इसका प्रभाव यहाँ पर, और इधर वाले टर्मिनल का प्रभाव यहाँ पर है,
इसके इधर वाई टर्मिनल का प्रभाव यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि ये 10 वोल्ट है पॉजिटिव वाली प्लेट तो निगेटिव वाली -10 वोल्ट होगी, ऐसा नहीं सोचना। तो ये आर आ गया 100 ओम आंसर निकल करके। तो ये इस प्रकार से 126 का दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। कह रहा है 10 प्रतिरोध है हमारे पास, प्रत्येक R ओम है, उसको सीरीज यानी श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका EMF यानी विद्युत वाहक बल E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध नेग्लिजिबल है यानी 0 है, 0 के लगभग है। कह रहा है देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी द करंट इज इंक्रीजेज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ n इज। कह रहा है अगर जब सीरीज में जोड़ा गया तो करंट अगर I हो तो पैरेलल में जोड़ने पर करंट कितने गुना होगी, अगर n टाइम्स हो तो n की वैल्यू कितना होगी, ये हमको बताना। तो हमको एक चीज सीधी सीधी पता है कि सीरीज में करंट सारे रेजिस्टेंस में सेम रहती है और पैरेलल में अलग अलग। तो करंट I सीरीज इक्वल टू क्या होगा, V बराबर IR होता है तो I बराबर V अपान R, V की जगह E है तो E नेट अपान R नेट। चाहे V लिखे या E नेट लिखे एक ही बात है, क्योंकि नेट का मतलब ही होता है विद्युत वाहक बल का अंतर यानी विभवांतर। तो इन सीरीज I सीरीज हो जाएगा E अपान 10R। जब नेट निकालेंगे सीरीज में तो सारे रेजिस्टेंस सीधा जुड़ेंगे, 10 है तो 10R हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, IP इक्वल टू E अपान R नेट निकालेंगे तो पैरेलल में 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 तो 1 अपान R प्लस 1 अपान R तो 1 अपान 10 आएगा। तो 1 अपान R डैश इक्वल टू 1 अपान 10 तो R डैश इक्वल टू R बाई 10, तो ये R बाई 10 रखते। सो I सीरीज अपान I पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये करेंगे E अपान 10R इंटू ये नीचे E अपान R बाई 10 करेंगे तो ये R ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, R से R कटेगा इसे ही तो आ जाएगा 1/100। तो IP पैरेलल में हो जाएगा 100 IS, ये यस है IS कर लीजिए, ये भूल गया है लिखना। तो अब अगर देखा जाए तो n की वैल्यू कितना आ गई, IP अपान IS, तो n की जगह 100 है तो n बराबर 100 होगा। तो 127 का पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब आ जाता है 128 नंबर क्वेश्चन, तो इसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पीछे हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से पूछा जा रहा है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो कह रहा है एक प्लेटिनम का तार है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2 ओम है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.8 ओम है। तो कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा उस तार का, यानी अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सीधा फार्मूला लगा देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए R 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 6.8 ओम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2 ओम। फार्मूला होता है RT बराबर 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो RT कितना है, RT हमारा ये 100 मान लेते हैं 80 डिग्री, तो ये आ गया 6.8। R 0 पे कितना है 2, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना है 0 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 80 में 0 घटाएंगे, ज़्यादा में कम, तो ये 80 बचेगा। तो अल्फा बराबर आ गया सॉल्व करने पे 3 × 10⁻² डिग्री प्रति सेंटीग्रेड। अल्फा बराबर आ गया 3 × 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड।
कह रहा है सिंबल हैव दियर यूजिंग मीनिंग, यानी जो सिंबल है इनके अपने खुद के मायने हैं, यानी अल्फा ही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय ज़्यादा में कम घटाते थे, उसी प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस निकालते समय ज़्यादा में कम घटाया गया है, इसको भी ध्यान देना है। तो 180 का दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 180 नहीं 128, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो फिजिक्स ख़त्म हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।